Hello friends, welcome to this video. Myself CS Sachin Dhodi. Today we are going to discuss about the career prospects of doing company secretary course along with LLB. So first question that comes to our mind is, why do you want to do CS along with LLB? कोई भी एक स्टूडेंट जो होता है 12th के बाद उसके दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं आगे क्या करूं। अगर कॉमर्स फील्ड में उसने ठाना है कि उसे कुछ करना है, आर्ट साइंस कॉमर्स में से उसने कॉमर्स फील्ड चुनी है, तो उसके दिमाग में कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं। ही माइट गो अवे विद सेइंग कि आई वुड डू बीकॉम, दैट इज बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद एमकॉम के लिए वो पढ़ाई कर सकता है। या वो सोचेगा कि बीकॉम नहीं करना है, मुझे प्लेन वेनिला बीकॉम नहीं है, तो दूसरे भी कोर्सेस हैं जैसे कि बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस, बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज एक्सेट्रा। फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद शुड आई डू एमबीए और नॉट। अगर एमबीए करना है तो कौन से स्ट्रीम में करना है। देयर आर वेरियस options that are available. You can do MBA in finance, you can do MBA in HR, you can do in marketing, etc. Other option that he has is to do LLB. He might also think of a professional course जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है क्रैक करना, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कि सीए में होता है, एक्सेट्रा. So these are various options that he has in mind together. अब सोचने वाली ये बात है कि क्या एक प्लेन वेनिला बीकॉम डिग्री या एलएलबी डिग्री इज सफिशिएंट फॉर योर करियर। ऑफ कोर्स इट इज, बट आज का जो कॉम्पिटिटिव जमाना है उसके अंदर हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री इज अ मस्ट. इवन एलएलबी इज अ प्रोफेशनल डिग्री, बट you can, if you get more than one professional degrees, if you are a company secretary plus LLB, obviously it will open various opportunities, career opportunities to you. तो आज के जो वर्सेटाइल जमाना है आज का, उसके अंदर आपको सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री से उतना फायदा नहीं होगा जितना स्पीड से आप आपके करियर में प्रोग्रेस करोगे अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा एक प्रोफेशनल डिग्री है. कंपनी सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशनल कोर्स. इसके अंदर ना केवल आपको एकेडमिक नॉलेज दी जाती है इन डेप्थ, बट ऑल्सो आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपको while you are studying you get on the job experience as well. तो कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपको ना केवल पढ़ाई करके एग्जाम्स देने हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं बाय द वे, बट ऑल्सो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग है, जैसे कि उसमें इंटर्नशिप आपको करनी पड़ती है. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू माई आर्टिकलशिप. Everyone who wants to become a company secretary has to do mandatory internship जिसमें आपको stipend मिलता है either under a practicing company secretary or in a company. Apart from that also there are other trainings that we will discuss later on which a person has to undergo if he wants to complete this course that is called company secretary. Why CS plus LLB? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता होगा. CS जो है एक तरीके से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लीगल एंड अ फाइनेंस पर्सन. मोस्टली कंपनी सेक्रेटरी टेक्स केयर ऑफ ऑल द कंप्लायंसेस दैट आर एप्लीकेबल टू द कंपनी. जो भी कायदे कानून एक कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं, देखना इसकी जिम्मेवारी के जो कंपनी है वो कानून के दायरे में रह करके काम कर रहा है, इसको देखना सीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ एलएलबी करते हो, उसका मतलब है कि आपने बहुत सारा लॉ पढ़ रखा है. दैट मीन्स यू आर वेल वर्स्ड एंड केपेबल इनफ कि आप इक्विप्ड इनफ हो कि कंपनी में कुछ भी नॉन कंप्लायंस हो रहा होगा अगर, तो आप उसको रोक सकते हो या आप देख सकते हो कि कंपनी कानून के दायरे में रह करके ही काम कर रही है. ना हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी? तो कंपनी सेक्रेटरी पहली बात तो है कि बनने के लिए
आपको एग्जाम्स जो देने होते हैं वो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से ही आपको देने पड़ते हैं। इसकी कोई कॉलेज नहीं है, इसका कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज जा करके आप इसकी डिग्री ले सकते हो। एक ही इंस्टीट्यूट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट तक, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसके आपको मेंबरशिप मिलती है आफ्टर यू क्वालिफाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे आप, और ट्रेनिंग आपने पूरी कंप्लीट कर ली है, तो आप अप्लाई करते हो और आपको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है। तो ये जो ICSI बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक एक्ट बनाया गया, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इस कानून के तहत कंपनी सेक्रेटरीज बनाए गए हैं, यानी कि कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जो बनेगा वो इस कानून की मान्यता है उसको, और कोई भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता जिसके पास मेंबरशिप है ICSI की, उसी को कंपनी सेक्रेटरी माना जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act. What are the functions of company secretary we will do later. Now when you are a company secretary, आप CS क्वालिफाई कर देते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट लो, नौकरी करो, वहां के कंपनी सेक्रेटरी डेजिग्नेटेड बनो, देखो कि वो कंपनी जो है वो कानून के दायरे में काम कर रही है या नहीं। मैंडेटरी है, हर वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है उसे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है बाय लॉ। सेकंड ऑप्शन यू हैव, जैसे आपको LLB में भी या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे यू कैन ऑल्सो बी अ PCS, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ऑल्सो कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है ICSI से, और उसके बाद आप PCS बन सकते हो। PCS क्या क्या चीजें कर सकता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। What do you mean by company secretary in practice? So company secretary in practice means a company secretary who is deemed to be in practice under subsection 2 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980 and who has obtained a certificate of practice from ICSI. Only those professionals who have certificate of practice from ICSI can only claim themselves as a PCS. Otherwise, you cannot practice as a company secretary. It is illegal. कंपनी सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को एक्सपर्ट का दर्जा दिया गया है। एक्सपर्ट इंक्लूड्स एन इंजीनियर, अ वैल्यूअर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एनी अदर पर्सन हु हैज द पावर और अथॉरिटी टू इशू a certificate in pursuance of any law for the time being in force. तो कंपनी सेक्रेटरी क्या है, एक एक्सपर्ट है। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो दो चीज आपके लिए बहुत जरूरी, LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो कि लिस्टेड कंपनीज को, जो भी कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उन कंपनी को कंप्लायंस ऑफिसर रखना जरूरी है। और कंप्लायंस ऑफिसर कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही हो सकता है। जो एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, ओनली ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। सो कंप्लायंस ऑफिसर shall mean the company secretary of the company, and in his absence any senior officer so designated by the board for the purpose of compliance with the code. Also section 203 of Companies Act 2013 में कंपनी सेक्रेटरी को बोला गया है की मैनेजरियल पर्सनल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। KMP बोला है कंपनी सेक्रेटरी को। बहुत कम लोग KMP के लिए क्वालिफाइड है। कौन कौन है देखो, किस किस श्रेणी में कंपनी सेक्रेटरी को रखा है, इससे आपको पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये रोल। मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजर, इनमें से कोई एक, MD, CEO या मैनेजर। देन योर कंपनी सेक्रेटरी, एनी होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि वो डायरेक्टर जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के, जो कि एम्प्लॉई है कंपनी का, और डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होल टाइम डायरेक्टर है। और CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब लोग KMP है, की मैनेजरियल पर्सनल है। There are certain companies who mandatorily have to designate them as KMP. यानी कि आप देखो कि क्रीम लेवल के टॉप मैनेजमेंट में
कंपनी सेक्रेटरी का नाम डाला गया है अंडर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप केएमपी हो और आप कंप्लायंस ऑफिसर हो, और अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपको एक्सपर्ट बुलाया जाएगा। व्हाट इज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिर कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में करता क्या है। तो सबसे पहली चीज, जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होता है, कंपनी को जन्म देना होता है, फॉर्म करनी होती है, नई कंपनी बन रही है, तो उसे कौन बनाता है? उसे कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी फॉर्म होने के लिए उसकी नेम एप्लीकेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, आरओसी के साथ फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत से फाइलिंग्स और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये सब एक कंपनी सेक्रेटरी करके देता है। तो एक कंपनी को जो बीज है वो कौन बोता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद वो कंपनी के अंदर पैसा भी लाना जरूरी है, तो फंड्स मैनेजमेंट भी एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। यानी कि अगर आपको राइट्स इशू करने हैं, या आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, शेयर्स इशू करने हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, या एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर होता है, ये सब में कंपनी सेक्रेटरी प्लेस अ वेरी पिवोटल रोल। ना केवल शेयर्स इशुएंस में, पर अगर डेट में भी डिबेंचर्स इशू करने हैं अगर, या आपको बैंक से लोन लेना है, या इंटर कॉर्पोरेट लोन लेना है, ये सब चीजें कौन देख रेख करता है? एक कंपनी सेक्रेटरी। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ लीगल एडवाइजर। पूरे कंपनी का लीगल एडवाइजरी जो है ये कंपनी सेक्रेटरी देता है, लीगल एडवाइस देता है कि किस तरीके से हमें कानून के दायरे में रह करके और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हुए बिजनेस करना है। कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो एन एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वो एडवाइस देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसकी एडवाइस लेते हैं। इतना इंपॉर्टेंट रोल है एक कंपनी सेक्रेटरी का। ही इज कॉल्ड द कंप्लायंस ऑफिसर। जितना भी कंप्लायंस है कंपनी के अंदर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की होती है। What do you mean by compliance? What kind of compliances does a company secretary does? So he routine compliances में he prepares and files various forms on Ministry of Corporate Affairs portal, जैसे कि annual filing. He makes sure कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आरओसी को फाइल हुए हैं या नहीं हुए हैं। एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है उसे। जितने भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब एक कंपनी सेक्रेटरी को मेंटेन करना पड़ता है। जितने भी बोर्ड रिपोर्ट है वो कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। इसके अलावा इट हैज टू इंश्योर दैट ऑल द कंप्लायंसेस इज डन बाय द ग्रुप कंपनी। कैसे कैसे कंप्लायंसेस? सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। कंपनी को कोई कोई कंपनीज को मैंडेटरी होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सीएसआर की देखरेख कौन करता है? ये भी एक कंपनी सेक्रेटरी करता है। इसी तरीके से फेमा कंप्लायंसेस, जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो कंप्लायंसेस होते हैं, अगर आप ओवरसीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप बाहर से पैसा एफडीआई आ रहा है यहाँ पे, तो ये सब आरबीआई के साथ भी कंप्लायंस ऑफिसर ही लाइज करता है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक कंप्लायंसेस, जिस कंपनी, अगर कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में है तो इंश्योरेंस के सारे कंप्लायंसेस, बैंकिंग में है तो बैंकिंग के सब कंप्लायंसेस, हेल्थ केयर में है तो हेल्थ केयर के कंप्लायंसेस, आईटी इंडस्ट्री में तो आईटी के कंप्लायंसेस। यानी कि जितने भी लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल है कंपनी को, वो सब सीएस को ही देखना पड़ता है। आईपीआर रिलेटेड कंप्लायंसेस, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, आपका कॉपीराइट, ये सब चीजें, पेटेंट्स, ये सब चीजें सीएस ही देखता है। ऑल अदर कंप्लायंसेस लाइक लेबर लॉस, सेक्टर स्पेसिफिक लॉस, admin and IT department related laws, everything is taken care of by the
company secretary in his position as a compliance officer. तो सब फाइलिंग्स जो रेगुलेटर्स को है वो टाइमली फाइल होती है नहीं होती है, कोई रिपोर्टिंग करनी है वो टाइमली रिपोर्ट होता है नहीं होता है, ये सब चीजें कंप्लायंस ऑफिसर के कंधे पे है। और कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्लायंस ऑफिसर अंडर द LODR। तो स्टॉक एक्सचेंज को जो आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं वो भी कंपनी सेक्रेटरी को ही करना पड़ता है। देयर आर सर्टेन क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स, देयर आर सर्टेन हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स, मंथली डिस्क्लोजर्स, मीटिंग के बाद डिस्क्लोज करना पड़ता है। वो सब चीजें स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी कंप्लायंस ऑफिसर ही लाइज करता है। कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरियल ऑडिट। कुछ कंपनीज को जैसे फाइनेंशियल ऑडिट मैंडेटरी है हर कंपनी को, वैसे ही देयर आर सर्टेन कंपनीज ऑन हुम सेक्रेटरियल ऑडिट इज ऑल्सो, देयर इज सम थ्रेशोल्ड लिमिट, उसके ऊपर अगर वो कंपनी जाती है तो उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करना पड़ता है। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा? अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। क्या क्या देखेगा वो देखेगा कि क्या सब रजिस्टर्स प्रॉपरली कंपनी में मेंटेन किए हैं, क्या प्रॉपर बोर्ड मीटिंग्स, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती हैं, क्या सब फॉर्म्स, डिस्क्लोजर्स ये सब कंपनी बराबर ले रही है, क्या कंपनी जितने भी लॉज रेगुलेशंस हैं सबका कंप्लायंस कर रही है। इसके ऊपर एक सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो ये सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। CS is also a strategic planner. तो entire strategy of a company is determined by the board of directors, but the advice of company secretary is very important in this. So he jointly along with the board of directors prepares the strategy of the company. इसके अलावा he is also a financial advisor. किस तरीके से फंड्स रेज करने हैं, क्या हमें शेयर्स इशू करने चाहिए, क्या हमें डेट लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए तो किस तरीके का डेट लेना चाहिए, कौन सी जगह से डेट लेना चाहिए, आपका ऑप्टिमम रेशियो क्या होगा, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, ये सब चीजें डिसाइड करने में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ही इज ऑल्सो अ टैक्स प्लानर। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो गिव्स टैक्स एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टू द कंपनी। जो टैक्स एडवाइस वगैरह दी जाती है ये इस तरीके से भी दी जाती है कि अगर किसी इंटरनेशनल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है उस ग्रुप में, तो किस तरीके से इंटरनेशनल टैक्स को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहाँ होनी चाहिए, क्या वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में होगी, क्या वो मॉरिशस में होगी, क्या वो UAE में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज है यहाँ पे टैक्स कम है, तो वो स्ट्रक्चरिंग करना CS का काम होता है। Company secretary is also a corporate governance expert. He is a corporate governance professional. He has to ensure that all the board meetings are done properly, all the committee meetings like audit committee, nomination and remuneration committee, CSR committee, etc. उनकी meetings timely हो रही है, shareholders की annual general meeting या extraordinary general meetings time पे हो रही है, जो decisions लिए जा रहे हैं वो ना केवल कानून को मद्देनजर रखते हुए ले जा रहे हैं, बट ऑल्सो you are following not only the letter of law but you are going over and beyond and following the spirit of law. The company how it governs itself, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना भी एक CS के हाथ में ही होता है। कंपनी सेक्रेटरी इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ऑल द डिसीजन मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी किस तरीके का होगा, ये सब चीजें डिटरमाइन करने में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत अहम रोल होता है। जैसे मैंने कहा कि सेबी के जो लिस्टिंग कंप्लायंसेस है वो भी कंपनी सेक्रेटरी को ही करने पड़ते हैं। कई कंपनी सेक्रेटरीज बिजनेस वैल्यूएशन में भी इन्वॉल्व हैं। तो एक बिजनेस को वैल्यू कैसे करना, उस बिजनेस का वैल्यूएशन, उसकी क्या असल कीमत है, वो डिटरमाइन करते हैं कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज। एंड मर्जर्स एंड अमेलगमेशंस में बहुत बड़ा हाथ रहता है एक CS का। मर्जर्स एंड अमेलगमेशन का मतलब है अगर आपको कोई दो कंपनी को मर्ज करना है या डीमर्जर करना है, एक कंपनी से दो कंपनी बनानी है,
या कोई कंपनी को एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है, कोई टेक ओवर कर रहा है, स्लम सेल, प्राइवेट इक्विटी, ये सब चीजों में, मर्जर्स एंड अमेलगमेशन में कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा हाथ है. देयर आर लॉट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हु आर M&A एक्सपर्ट्स. All the corporate actions are planned and are done by company secretary. बोनस इशू करना है अगर, डिविडेंड डिक्लेयर करना है अगर, राइट्स इशू करने हैं, स्प्लिट ऑफ शेयर्स करना है, स्पिन ऑफ करना है, कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शन करना है, कंपनी सेक्रेटरी को ही काम करना पड़ता है. इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो पूरा ड्यू डिलीजेंस का जो प्रोसेस है वो कंपनी सेक्रेटरी के कंधे पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के टाइम पे देखेगा कि फाइनेंशियली और लीगली कंपनी साउंड है या नहीं. तो ऑल लीगल की एग्रीमेंट्स नीड्स टू बी प्रोवाइडेड. बताना पड़ता है कि बोर्ड मीटिंग्स हुए नहीं हुए, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स दिखाने पड़ते हैं उन्हें, सब फॉर्म्स वगैरह कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से फाइल किए हैं नहीं किए हैं वो दिखाने पड़ता है. ट्रेडमार्क रिलेटेड सब कुछ आपको उनको बताना पड़ेगा. फाइनेंस रिलेटेड आपको सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्हें दिखानी पड़ेगी. ये सब ड्यू डिलिजेंस में सीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और अहम होता है. सिमिलरली देयर आर कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स एंड प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरीज जो क्लाइंट के बिहाफ पे, अगर कोई इन्वेस्टर है उसके बिहाफ पे ड्यू डिलिजेंस करती है कंपनी का, जो टारगेट कंपनी है, और एक रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना करके इन्वेस्टर कंपनी को दे देते हैं. ये सब सीएस करता है. सीएस ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस, यानी कि शेयर होल्डर्स की जो भी क्वेरीज है, कंसर्न्स है, उन सबको कौन देख रेख करेगा? कंपनी सेक्रेटरी. सेबी की एक वेबसाइट है स्कोर्स करके, उस पे जितने भी रेस्पॉन्सेस वगैरह होंगे वो कंपनी सेक्रेटरी द्वारा होंगे. इसके अलावा ये तो हो गया पूरा कंपनी को चलाने का तरीका. इसके अलावा भी कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं. कंपनी सेक्रेटरी लीगल में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, यानी कि नॉट ओनली लिटिगेशन बट ऑल्सो इन नॉन लिटिगेशन. लिटिगेशन के इसमें लाइनिंग विद द एडवोकेट्स एंड मेंटेनिंग द MIS, ठीक है, और पूरा एक ट्रैक करना. कोई अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैटर्स आते हैं तो उसका रिप्लाई फाइल करना, सेक्शन 138 के नोटिस करना, और नॉन लिटिगेशन में एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना, एग्रीमेंट्स को वेट करना, ये सब चीजें कंपनी सेक्रेटरी करता. तो अगर आपको लॉ का भी नॉलेज अच्छा है, आप LLB भी हो और आप CS भी हो, तो आप ये रोल बहुत अच्छे से निभा पाओगे. रीजन उसका ये है कि व्हेन यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी, नो डाउट एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करिकुलम है CS का, लेकिन LLB जब आप करते हो तो एक एक सब्जेक्ट, जैसे लेबर लॉस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, उसको 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, उसको आप इन डिटेल पढ़ते हो एक एक पेपर को. तो आपको पता है कि एक कंपनी को होलिस्टिकली कौन से लॉस एप्लीकेबल है. दूसरा, आपका जो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सब चीजें जो है LLB करने के बाद आपकी एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, आपका एग्रीमेंट को वेट करने का तरीका जो है वो इम्प्रूव हो जाता है. तो CS प्लस LLB इसीलिए एक बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से. लास्टली, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसका मतलब होता है कि कंपनी को बंद करने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी ही करते हैं. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कंपनी सेक्रेटरी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने का मौका दिया गया. यानी कि जब एक कंपनी वाइंड अप होती है तो वो वाइंडिंग अप पूरा करवाने का जिम्मा भी कंपनी सेक्रेटरी के कंधों पर है. यू कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. वाइंड अप करवाना, लिक्विडेट कराना कंपनी को, या रिवाइव कराने के लिए अप्लाई करना, ये सब चीजें भी एक कंपनी सेक्रेटरी ही करता है. फास्ट ट्रैक एग्जिट, फास्ट ट्रैक वाइंडिंग अप, या इन डिटेल वाइंडिंग अप जो होती है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो है एज अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है.
कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस में ना केवल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या जो नॉर्मल आपके रूटीन फॉर्म फाइलिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं वो करता है कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल ऑडिट भी करता है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी कोई कोई कंपनीज को जरूरी होता है, वो कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी सीएस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आजकल कंपनी सेक्रेटरीज इतने ज्यादा वर्सेटाइल हो चुके हैं कि वो जीएसटी में भी काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। दे आर ऑल्सो वर्किंग एज ट्रेडमार्क एजेंट्स, so they are trademark experts, they are working as FSSAI agents, तो वो उसके भी एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो इस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पर प्रैक्टिस करने लगे हैं। कोई लिमिट नहीं है कंपनी सेक्रेटरी के लिए, ही कैन प्रैक्टिस इन एनी फील्ड एनी एरिया, वैल्यूएशन भी करते हैं वो। सिमिलरली इन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। I have seen company secretaries who are working for HR compliances, who are working with IT compliances, Information Technology Act के compliances कर रहे हो, admin related compliance भी करते हैं, GST related compliance करते हैं, FEMA related compliance करते हैं, you name it, STPI करते हैं, and they do everything. There is no stopping a company secretary in that way. You can practice or you can have a very good work exposure when you are in employment as well. इसीलिए मेरे हिसाब से मैं कंपनी सेक्रेटरी को क्या बोलता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी जो है एक कंपनी का ब्रह्मा विष्णु और महेश है। मैं किसी इंसान को भगवान की तुलना नहीं दे रहा हूँ। एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, पूरी दुनिया का उन्होंने निर्माण किया है। विष्णु भगवान जो है वो उसको प्रिजर्व करते हैं, दुनिया का संचालन करते हैं। और महेश यानी कि भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं, वो इस दुनिया का विनाश करेंगे। तो इसी तरीके से जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंपनी का क्रिएटर भी है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। उसका प्रिजर्वर भी है। ये ध्यान रखना कि जो कंपनी है वो कानूनी तौर पे बराबर है या नहीं, स्टेबल है फाइनेंशियली, उसको डे टू डे उसके अफेयर्स जो है उसको प्रॉपरली देखना, बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करना, ये सब चीजें करना कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में होता है। एंड लास्टली डिस्ट्रॉयर, यानी कि जब कंपनी खत्म करनी है, बंद करनी है, तो उसका वाइंडिंग अप भी एक कंपनी सेक्रेटरी ही करता है। तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी ब्रह्मा विष्णु और महेश है एक कंपनी के लिए। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स का एक छोटा सा इंसाइट अगर आपको मैं दे दूं तो सबसे पहला आपको देना पड़ेगा सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम दो पार्ट में है। पहला तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 120 मार्क का, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स। एंड दूसरा आपका वाइवा होगा 15 मिनट का ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लॉ एंट्रेंस के साथ अगर आप कंपेयर करो तो करंट अफेयर्स दोनों में है एंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग भी दोनों में है। सो व्हेन यू स्टडी फॉर लॉ एंट्रेंस एंड सीएस एंट्रेंस टुगेदर, कुछ चीजें आपकी ओवरलैप हो जाएंगी, तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, एक तरीके से आप बोल सकते हो। इसीलिए एक फर्स्ट एग्जांपल व्हाई इट इज अ किलर कॉम्बिनेशन। क्या आप एलएलबी भी करो सीएस के साथ? अगर आप सीएस कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड एलएलबी भी करो, और अगर आपने एलएलबी ऑलरेडी कर चुके हो तो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप सीएस भी करो। इसमें एग्रीगेट 50% एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विल बी द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल टोटल आपका 50% होना चाहिए। अगर एक मार्क भी कम आ गया, एक भी सब्जेक्ट में 39 आ गया, तो आपको पूरा टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। या आपको सब में 40 आए लेकिन आपका 50% मार्क्स है, 200 मार्क का जो 120 मार्क जो ये है पेपर है, उसमें से अगर एक मार्क भी कम आया 50% से, 49.99% भी आया, तो आपको सब सब्जेक्ट्स रिपीट करने पड़ते हैं। इसीलिए सीएस इतना डिफिकल्ट कोर्स है। The duration of the test shall be 135 minutes, 120 minutes for MCQ test and 15 minutes for Viva. There will be no negative marking. इसके बाद आपको सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ता है। आप एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद, या आप अगर सीए का फाइनल पास हो चुके हो या ICMAI पास कर चुके हो, तो आप एग्जामिनेशन फीस के साथ एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। पहले ऑप्शन था कि आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है। सीएस एग्जीक्यूटिव करने के बाद उसका जो सिलेबस है मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। उसके बाद आपका सीएस फाइनल प्रोग्राम होता है, यानी कि सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद आपको सीएस के प्रोफेशनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स देने पड़ते हैं।
एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके, एग्जीक्यूटिव क्लियर करके, प्रोफेशनल अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आप सीएस के एग्जाम्स पास माने जाते हो। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर आपने वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं की तब तक आप सीएस नहीं माने जाओगे। कंपनी सेक्रेटरी की कोर्स फीस कितनी है? तो देखो बहुत ही सस्ती है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद 8,500 रुपए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का है। और अगर पुराने आप करिकुलम में हो तो सीएस फाउंडेशन जो कि इक्विवेलेंट है एंट्रेंस एग्जाम का, वो पास कर दिए तो भी 8,500 है। एंड इफ यू हैव कमिंग फ्रॉम सीए और CWAI then 13,500 is the fees which includes the exemption fees of 5,000। एग्जाम देने के लिए आपको 1,000 रुपया प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। कंपलसरी कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने के पहले एक दिन का आपको एक ट्रेनिंग होता है जिसे 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, वो आपको करना बहुत जरूरी है। ये 600 रुपए का होगा। और चार्टर्ड सेक्रेटरी जो उसकी मैगजीन है उसको अप्लाई करने के लिए 500 रुपया ऑप्शनल। प्रोफेशनल प्रोग्राम की फीस क्या है? रजिस्ट्रेशन फीस है 12,000 रुपया और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फीस है 1,000 रुपया। तो सस्ता कोर्स है उस हिसाब से। सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2 मॉड्यूल 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप में जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर और टैक्स लॉस। ये 4 सब्जेक्ट है। सो इफ यू कंपेयर योर सिलेबस विद एलएलबी तो देखो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉस, कंपनी लॉ, टैक्स लॉस, कई चीजें आपको रिपीट हो सकती है एलएलबी से। आपको फायदा हो सकता है कि दोनों की पढ़ाई आप एक साथ कर रहे हो अगर तो। सिमिलरली ग्रुप 2 मॉडल 2 में क्या क्या है? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो अगेन इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस goes very good with your LLB syllabus। ये दोनों ग्रुप में आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क और ओवरऑल 50% मार्क्स लाओगे तो आप सीएस प्रोफेशनल एग्जाम में बैठ सकते हो। प्रोफेशनल एग्जाम 3 ग्रुप में डिवाइड है, 3 मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस एंड एथिक्स, एडवांस टैक्स लॉस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। अगेन हियर एलएलबी के हिसाब से अगर आप चेक करो तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, अपीयरेंसेस और स्ट्रॉन्ग होगा आपका। एलएलबी में भी वो है। टैक्स लॉस आपको एलएलबी में उतना इन डिटेल नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपका काम आ जाएगा यहाँ पे। ग्रुप 2 या मॉड्यूल 2 में सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। एंड मॉड्यूल 3 में कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, multidisciplinary case studies. This is the examination for this paper will be open book examination, and one more open book examination will be there which is elective 1 paper। इसमें आपकी मर्जी है, आप बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस ले सकते हो, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस ले सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस ले सकते हो, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, और यू कैन टेक इंसॉल्वेंसी लॉज एंड प्रैक्टिस, योर चॉइस। सो इफ यू सी द सिलेबस एलएलबी से काफी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एटलीस्ट 35 to 40% सिलेबस इज सेम। जैसे मैंने कहा सिर्फ एग्जाम देने से कुछ नहीं होता है, कंपनी सेक्रेटरी में बहुत सारी ट्रेनिंग भी होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम से पहले एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसके अलावा आपको 1 महीना ईडीपी जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये करना कंपलसरी है। 15 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, 15 दिन का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। 21 महीना 21 मंथ्स you have to work under a practicing company secretary or with some company। तो this is called practical training, articleship या internship बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद, एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद कभी भी आप 21 महीने की ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी आपको मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर आपने ये नहीं कंप्लीट की तो आपको सीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में पास होना एक तरफ और ये ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी। एंड आपको 1 मंथ का रेजिडेंशियल कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ता है। पहले एमएसओपी बोला जाता था, अभी इसको रेजिडेंशियल, यानी कि आपको अपने घर से दूर वहां पे रहना पड़ेगा 1 महीने के लिए, रेजिडेंशियल कॉर्पोरेट लीडरशिप प्रोग्राम आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रोफेशनल प्रोग्राम। आप सीएस बनने के बाद आपको 1 महीना ये ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है।
21 महीने की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसमें एग्जेम्पशन भी दी जाती है अगर कैंडिडेट ने ऑलरेडी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं और जॉब करके लिया हो तो अप्लाई करना पड़ता है इंस्टीट्यूट को। तो ये ट्रेनिंग और एकेडमिक्स का जो मिक्सचर है उसकी वजह से सीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है। कितना इंपॉर्टेंट और कितना रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन को, ये हम इससे इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो इनॉग्रेशन था आईसीएसआई की गोल्डन जुबली 100 इयर्स की जो सेलिब्रेशन थी 4 अक्टूबर 2017 को विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, उन्होंने क्या कहा एक बार मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। So Narendra Modi ji said that I am honored to be with the experts who ensure every company in the country follows the laws of the land, maintain complete transparency. The onus on you to see to it that would be the corporate culture of the country. ICSI plays an important role in institutionalizing the transparency and honesty in the country. Let us march ahead for building a new India with renewed vigor, zeal and confidence. इन्होंने ये भी कहा कि द मोटो ऑफ आईसीएसआई इज सत्यम वद धर्मम चर। इट implies that one should speak the truth and follow rules and regulations. Your advice, right or wrong, has an impact on the corporate governance of the country. The importance of a transparent and honest administration is now understood in the country. The recommendations made by the ICSI played a positive role in formulating the corporate governance framework. अब हम सुनते हैं क्या एग्जैक्टली प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप अपनी जिम्मेवारी किस तरह से निभाते हैं उसी से देश का कॉर्पोरेट कल्चर कैसा, आपकी संस्था का मोटो है सत्यम वद धर्मम, यानी सत्य बोलो और नियम पालन। आपकी दी हुई सही या गलत सलाह देश के कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आपने सुना प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे। तो if this is what he thinks about the profession of company secretary, you can understand कि what is the scope of CS plus LLB together. बहुत ज्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है ये और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी ये प्रोफेशन को माना जाता है। सो अगर आप CS कर रहे हो और आपने LLB अब तक नहीं किया है, so I would say you should enroll for LLB. And vice versa, if you're doing LLB, you should also give it a thought to do CS along with LLB. So this is it from me. This is Sachin Dodi on behalf of signing off. I hope you enjoyed the session and you will make a right career choice for yourself. Bye guys.